जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को डिस्कस करने वाले हैं। क्या होते हैं, क्या क्या अनुच्छेद है इसके अंतर्गत, इन सब चीजों को हम समझेंगे। उसके जस्ट पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं। देखिए, हम इसको रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारे परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के जन्म के साथ ही उसके माता पिता के सपनों का भी जन्म होता है ना। वो देखना चाहते हैं कि वो ये सपने देखते हैं कि उसके बच्चे बड़े होकर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई फेमस स्पोर्ट्समैन, कोई बिजनेसमैन बनाना चाहता है अपने बच्चे को, तो कोई एक्टर बनाना चाहता है। मतलब एक हिसाब से देखें तो अपने समाज में एक ऊंची स्थिति को प्राप्त करे, दूसरा एक आर्थिक स्थिति को प्राप्त करे ताकि उसके पास धन संपदा की कोई कमी ना हो। यानी वो ऐसे सपने को देखते हैं और बच्चे एक परिपक्व अवस्था आने के पश्चात इन माँ बाप के सपने को पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो कोई बाउंडेशन नहीं होता, हम उन सपनों को पूरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के क्रम में देखा, है ना। ठीक 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब। और एक हिसाब से देखिए कि उन्हीं जो सपने हैं उनको उन्होंने संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया है। तो यह समझिए कि राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्यों के लिए अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए कुछ ऐसे निदेशक तत्व हैं, कुछ ऐसे निर्देशक सिद्धांत हैं जिनको सरकारें जब भी कोई नीति बनाएंगी तो उसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगी, है ना। इन निदेशक तत्वों का ध्यान रखेंगी जब भी वो क्या है कोई भी नीति बनाएंगे, ताकि इसका मुख्य उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही राज्य के नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है। कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे हमने समझा, जैसे बच्चे के लिए उसके माँ बाप के सपने को पूरा करना कोई बाध्य नहीं है, भाई वो सपना पूरा नहीं करेगा तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। वैसे ही भाई आप अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही तो वैसा काम करेंगे। वैसे ही जब राज्य एक ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि वह अब इन सपनों को पूरा कर सके तो अपने पॉलिसी में, अपने नीतियों में इन तत्वों को शामिल करेंगे। आई होप आपने इसको बहुत ही आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं और इसको अब आर्टिकल वाइज देखने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि यह मुख्य रूप से हमारे भाग 4 में शामिल है ना। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान किया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने इसको किसी दूसरे देश के संविधान से लिया था, फॉलो किया था, और हमने क्या किया, आयरलैंड के संविधान से इसको अडॉप्ट किया। चलिए, ये तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हो गई जो आपके प्रीलिम्स में सीधे पूछे जाते हैं, लेकिन आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो एक एक करके चलिए हम इसे देखते हैं। देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व से आशय है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो उसमें इन निदेशक तत्वों को देखेगा कि इनसे कौन से निदेशक तत्वों को हम लागू कर सकते हैं। ये संवैधानिक निर्देश हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। यह विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। मतलब जब भी कोई विधायिका से संबंधित कार्य होगा, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों से संबंधित कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी
तो ये उनके लिए क्या है, सिफारिश है। किनके लिए, विधायिका के लिए, है ना, यानी कि संसद और राज्य को मामले में विधानमंडल के लिए, कार्यपालिका के लिए, और दूसरा प्रशासनिक मामलों के लिए। ठीक है, देखिए इसके पहले इसका मुख्य रूप से क्या है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे 1935 के अधिनियम में, और जैसा कि आपने पढ़ा है कि हमारा भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसका लगभग 60% भाग किससे लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो उसमें कुछ क्या थे जो निर्देश दिए गए थे ना, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के समान ही है ये डीपीएसपी, है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, या दूसरा आप इसको लागू कराने के लिए गैर न्यायोचित मतलब आप इसको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, जैसे कि भाग 3 में आपको अधिकार दिया गया था, यानी मौलिक अधिकार के समान ये न्यायोचित नहीं है, इसलिए कहा गया है कि यह गैर न्यायोचित है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। दैट मीन्स हम देखें कि सामाजिक दृष्टि से किसी के भी साथ भेदभाव ना हो, और न ही आर्थिक दृष्टि से कि ये ना हो कि आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ही पूरे देश का पैसा जमा ना हो, बल्कि जो भी आर्थिक क्रियाकलाप की जा रही है उसमें सामान्य लोगों की भी भागीदारिता हो और उन्हें भी धन का लाभ हो, यानी उनके पास भी पूंजी हो। ठीक है, केंद्रीकरण को समाप्त करना है, धन के केंद्रीकरण को, और दूसरा सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करना है, मतलब सामाजिक असमानता है ना, उन सब को हमें हटाना है। तो ये तो हो गई इसकी कुछ विशेषता। जैसे हमने देखा कि भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक था। ये क्या है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल किया गया है। तो चलिए हम आर्टिकल वाइज देखते हैं। और दूसरा, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपके एक माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर इसको तो 3 सिद्धांतों में बांटा गया है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत। तो दोस्तों संविधान में इसे नहीं बांटा गया है। यह मुख्य रूप से क्या है, जो संविधान के जानकार हैं उन्होंने इस डीपीएसपी को 3 सिद्धांतों में बांटा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन सिद्धांतों पर जाने से पहले हम 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, आर्टिकल वाइज। उसके बाद लास्ट में हम क्या करें, जब सिद्धांतों में उनको बांटेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम क्यों उन सिद्धांतों में इन अनुच्छेदों को रख रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों मिलकर यह काम कर लेंगे। पहले ही मैं आपको सिद्धांत के अनुसार बांट दूंगा तो वो रटने वाला काम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप पहले समझिए, उसके बाद एक टेबुलेशन के फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो चलिए एक एक करके हम आर्टिकल वाइज अब देखते हैं। देखिए मुख्य रूप से डीपीएसपी है ना, यह अनुच्छेद 38 से इसकी शुरुआत होती है, यानी 38 से 36 और 37 में कुछ सामान्य जानकारी दी गई है। जैसे कि अनुच्छेद 36 यह कहता है कि अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की विधायिका, कार्यपालिका, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। यानी कि अनुच्छेद 36 बताता है कि राज्य में कौन कौन शामिल है। जैसा कि अनुच्छेद 12 में बताया गया था कि राज्य में मुख्य रूप से 4 चीज़ों को शामिल किया गया था, 4 संस्थानों को शामिल किया गया था, वैसे ही अनुच्छेद 36 सिर्फ राज्य के बारे में बताता है। ठीक है, तो वही चीजें आएंगी जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 के तहत थी। अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।
फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यह मूल अधिकार के समान नहीं है कि आप इसको लागू कराने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 37 क्लियरली मेंशन करता है कि यह गैर न्यायोचित है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बता दी गई है। लेकिन जब भी राज्य सरकार कोई भी नियम बनाएगी, कोई भी पॉलिसी बनाएगी, तो क्या करेगी, इन तत्वों को शामिल करेगी, इन पर विचार करेगी और इसको प्राप्त करने की कोशिश करेगी। अब आपका मुख्य कार्य स्टार्ट होता है यहाँ से, अनुच्छेद 38 से। देखिए, अनुच्छेद 38 क्या करता है। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। यानी कि जो भी हमारे समाज में है ना, लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसे हमने किस में पढ़ा था, प्रस्तावना में पढ़ा था। आई होप आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो इसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है, और चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक यानी प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो, चाहे सुविधाओं को या अवसरों को किस में पढ़ा था दोस्तों हमने, अनुच्छेद 16 में। मैं कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो इन अवसरों को, जो असमानता होती है, उनको समाप्त करना है, ताकि राज्य के सभी लोग, किसी के साथ भी भेदभाव या असमानता नहीं की जा सके किसी भी दृष्टिकोण से। अच्छा, आपको अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि जो 38 का, ये समझिए कि ये पार्ट 2 है, मतलब इसका दूसरा पहलू है और ये इसका पहला पहलू है। ठीक है, 2 पोर्शन में अगर हम बांट दें तो यहाँ से फर्स्ट पोर्शन हो गया और यहाँ से सेकंड पोर्शन हो गया। तो आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 कुछ सिद्धांतों का वर्णन करता है, जो कहता है कि राज्य को इसको ध्यान में रखना है, और वो सिद्धांत 6 छोटे छोटे सब आर्टिकल में बताए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 39 का कहता है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। मतलब ये नहीं होना चाहिए मान लीजिए कि मनरेगा में सिर्फ पुरुषों को रखा जाता तो महिलाओं के खिलाफ क्या हो जाता, असमानता हो जाती है ना। और अनुच्छेद 39 कहता है कि पुरुष और महिलाओं को जीविका के समान साधन उपलब्ध कराए जाएं। मतलब साधन जब आप भी किसी प्रकार का उपलब्ध कराएंगे तो उसमें आपको भेदभाव नहीं करना है। ये हो गया। दूसरा, अनुच्छेद 39 खा कहता है कि सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। मतलब जो भी हमारे प्रकृति में उपलब्ध भौतिक संसाधन हैं, उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इसका उपभोग पूंजीपति वर्ग के लोग ही करेंगे। आपको सभी को समान रूप से लेके चलना है और सामूहिक हित के लिए लेके चलना है, तो इसका क्या होना चाहिए, समान रूप से वितरण होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अनुच्छेद 39 ग, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना। मतलब केंद्रीकरण को रोकना। ये नहीं होना चाहिए कि पूरी धन संपदा हो, ये सिर्फ 2-4 लोगों के पास ही उपस्थित हो, है ना। जैसे वर्तमान में रिपोर्ट्स आते हैं कि भारत के कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पास ही देश की पूरी संपत्ति है, गिने चुने व्यक्तियों के पास। तो ये समझिए कि भारत में कितनी प्रकार की आर्थिक असमानता होगी, है ना, जब ऐसे कुछ पूंजीपतियों के पास पूरे देश का पैसा होगा। तो इसको हमें क्या रखना है, रोकना है दोस्तों, केंद्रीकरण को रोकना है, हमें विकेंद्रीकरण करना है, ताकि यह आर्थिक संपत्ति है जो लोगों के पास धन है, वो कुछ लोगों के पास ही ना हो करके कैसे हम
जो गरीब लोगों के पास भी उपलब्ध करा सके, उनको भी आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त बना सके। तो इसको ध्यान रखना है। फिर 39 ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। आप किसी भी काम में संलग्न हो, अगर ऑफिस में, भाई गवर्नमेंट ऑफिस में तो कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं होता, महिला पुरुषों को समान वेतन दिया जाता है। लेकिन कुछ कॉरपोरेट ऑफिसेस में आप देखेंगे, जैसे कुछ सालों पहले बीसीसीआई पर आरोप लगता था कि भाई आप जो मेल क्रिकेटर्स हैं, है ना, उनको आप बहुत ज़्यादा सैलरी देते हैं और फीमेल क्रिकेटर्स को आप कम सैलरी देते हैं। तो ये क्या हुआ, अनुच्छेद 39 का क्या हो रहा था, ये एक हिसाब से उल्लंघन हो रहा था। तो बीसीसीआई ने उस पर क्या किया, काम किया, और उनको भी अब एक सम्मानजनक सैलरी दी जाती है। ठीक है। फिर अब देखिए अनुच्छेद 39 क्या कहता है। कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों को बाल श्रम से संरक्षण। जैसे कि हमने किस में देखा था, अनुच्छेद 24 में देखा था, है ना, कि बालकों को क्या होना चाहिए, बाल श्रम से उनको क्या करना चाहिए, संरक्षण प्रदान करते हैं, है ना, करना है राज्य सरकार को। और दूसरा, जो भी हमारे मजदूर है, जो कर्मी है ना, लेबर वर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना है। तो ऐसे इन सभी सब आर्टिकल को ध्यान में रख के सरकार बहुत सारे स्कीम चलाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ कैसे एक छोटे से उसमें क्या बोलते, एक छोटा सा बस होता था, है ना, मेडिकल फैसिलिटी उसमें प्रोवाइडेड रहती थी, और वो लेबर वर्ग के लिए क्या करती थी, मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराती थी। तो ये सब क्या है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही सरकार क्या कहती है, पॉलिसी बनाती है। ठीक है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर और शोषण, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं की क्या करना है, सुरक्षा करना है। मतलब ये है कि बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना है, उनको किसी भी प्रकार के शोषण से उनको मुक्त करना है, उनका शोषण नहीं होना चाहना चाहिए, है ना। उनका जो बचपन है, अक्सर देखा जाता है कि हमारे देश के बच्चों में वो अपना बचपन ही नहीं जी पाते। बच्चे बचपन से ही एक मेच्योरिटी के लेवल में आ जाते हैं कि गरीबी देख रहे हैं, घर में आए दिन समस्या लगी हुई है, तो अच्छे से अपने बचपन को जी ही नहीं पाते। बचपन से ही उन्हें कुछ शोषण होता है उनका, है ना। आपने देखा होगा मानव तस्करी की जाती है, बच्चों की तस्करी की जाती है। तो ये क्या कहना है, बच्चों के बचपन को हमें सुरक्षित रखना है दोस्तों। जब आप बड़े अधिकारी बन जाएंगे तो आपके ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि आपको बच्चों के जीवन को जीने लायक बनाना है। ठीक है। ये देखिएगा कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर को, यानी ये बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद रखते हुए ही इसको चलनी है। ठीक है। फिर 39A यह कहता है कि समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फीस ही होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो कोई भी सामान्य गरीब इंसान वहाँ तक पहुँच कैसे पाएगा। तो इसीलिए क्या है, सरकार ये कहती है कि जो गरीब लोग हैं उनको न्याय उपलब्ध कराने के निःशुल्क विधिक सहायता का क्या करती है, प्रावधान करती है। और बहुत सारे क्या है, अधिनियम इसके लिए पास किए गए हैं। जैसे एक नालसा करके आता है ना, सॉरी नालसा नहीं, जो हमारे यहाँ लोक अदालत लगते हैं, वो क्या है, उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता, है ना। आप गरीब हैं, आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोक अदालत में जाइए अपनी समस्याओं को लेकर के, तो उसमें निःशुल्क आपका क्या होता है, आपको न्याय की प्राप्ति होती है। देखिए अनुच्छेद 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बात करता है और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। अब इसी अनुच्छेद को ही तो ध्यान में रख के दोस्तों हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। भाई आज़ादी के समय तो इन्हें संवैधानिक प्रावधान तो दिया नहीं गया था, है ना। फिर धीरे धीरे संशोधन किया गया
और उसी की तरह 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन हुआ है वो क्या है, इसी के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास है। उसी के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, तो अनुच्छेद 40 की प्राप्ति हमने की, लेकिन साथ ही साथ इनको स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना है। अब धीरे धीरे इनको ऐसी शक्तियां देनी है ताकि वो राज्य सरकारों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट न रहे, जो कि वर्तमान में है। ठीक है। फिर होता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि काम प्राप्त करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता, है ना, असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को संरक्षित करना है। अर्थात आपको काम पाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने का जो आपका मौलिक अधिकार है ना, काम पाने का तो मौलिक अधिकार किसके तहत दिया गया है, मनरेगा के तहत दिया गया है। भाई आपको काम नहीं मिल रहा तो आप मनरेगा में जाइए, सरकार आपको काम देगी ही देगी, वो गारंटी है। वैसे ही शिक्षा प्राप्त करना, ये भी क्या है, आपके अधिकार में शामिल है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, पॉलिसी बनाए जाते हैं। लेकिन जो मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को संरक्षित करना है। यानी एक शब्द में समझिए, जो वृद्धा पेंशन व्यवस्था होती है ना, ये समझिए कि यह अनुच्छेद 41 के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि आप बीमार हैं, आप बुजुर्ग हैं, है ना, वृद्ध हो चुके हैं, तो भाई आपको अपने दैनिक जीवन के निर्वाह के लिए क्या करती है सरकार, आपको पेंशन देती है, आपको क्या देती है, राशन देती है। वो किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अनुच्छेद 41 के प्राप्ति के लिए। ठीक है। फिर अनुच्छेद 42 बोलता है कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करना, कि आपको ऐसी स्थितियों में किसी से काम नहीं लेना है जो उसके लिए का हो, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय हो, है ना। तो ऐसी अनुकूल दशाओं को आप में कार्य करना है। मान लीजिए कि मैं ये कह दूं कि जैसे अभी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके महिलाओं से काम लिया जाता है सूरज उगने के बाद और सूर्यास्त होने के पहले तक। ऐसा नॉर्मली एक नियम नहीं, मौखिक नियम रहता है कि महिलाओं को क्या किया जाता है कि भाई सूरज ढलने के बाद उनसे काम नहीं लिया जाता, इसलिए 5:30 बजे या 6 बजे तक हार्डली महिलाएं अपने ऑफिस को, अपने काम खत्म करके चली जाती है। लेकिन आप उसको बाइंडिंग कर देंगे तो वो क्या मानवीय अनुकूल है? नहीं है, क्योंकि महिलाओं को अपने घर में भी आके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, तो उनके लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करना है। दूसरा, स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करना है। बहुत सारे, जैसे आशा वर्कर को देख लीजिए, है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं, योजना है, जिससे जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको क्या होता है, सीधे सीधे आर्थिक सहायता दी जाती है ना, तो वो क्या कर सकें, उनकी प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करना है ना। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसका हम सीधे सीधे इसके साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद 43 कहता है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। मतलब जो भी हमारे मजदूर हैं उनका एक गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। मजदूर हैं इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो जिस लेवल में कर रहे हैं उनकी एक आत्मसम्मान होनी चाहिए, उनको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का उनको भी अधिकार है। उनको सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिलने चाहिए ताकि वो भी, भाई मान लीजिए कोई लेबर है, अब वो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना चाहता है, धीरे से अपना प्रमोशन करना चाहता है, ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहता है, तो आप उसे इस आधार पर उसके अवसरों को समाप्त नहीं कर सकते कि वो लेबर है। वो भी सामाजिक स्तर को प्राप्त कर सकता है, उनको निर्वाह के लिए मजदूरी मिलनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार क्या करती है, बीच बीच में कलेक्टर दर निर्धारित करती है और हर 6 महीने या साल भर में उसमें कुछ वृद्धि करती है। ठीक है। तो
अब कोई प्राइवेट आदमी जब उससे काम लेगा ना, तो सरकार ये कहती है कि भाई आपको कलेक्टर दर से कम में काम नहीं कराना है, तो उसके लिए एक निश्चित निर्वाह मजदूरी की भी व्यवस्था हो गई है ना। लेकिन खैर इसको हर जगह पालन नहीं किया जाता। प्राइवेट सेक्टर में तो ज़्यादा से ज़्यादा शोषण की ही क्या होती है, उनकी मानसिकता होती है, जो कि जग जाहिर है दोस्तों, उसमें क्या ही कहना अब, है ना। अनुच्छेद 43A, देखिए जहाँ भी ए कैपिटल में दिया हो ना, आपको समझना है कि वो क्या है दोस्तों, वो होता है संशोधन के माध्यम से उसे शामिल किया गया है। जैसे अनुच्छेद 43A, इसको संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। और कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे क्या किया है, जोड़ा गया है। यह कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उचित कदम उठाना, मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं वो उद्योगों के प्रबंधन करने में, उसमें भाग लेने के लिए सरकार क्या करेगी, उचित रूप से कदम उठाएगी, ताकि वो भी अपने जीवन स्तर को उठा सके, है ना। उद्योगों के प्रबंधन करने में, इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार बहुत सारी स्कीम लेकर आती है, जिसके तहत क्या करती है, उनके खुद के छोटे मोटे उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता देती है, वित्तीय सहायता देती है, किट प्रदान करती है ना। इसके संदर्भ में आप मेंस अगर लिखने वाले होंगे तो मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूं आप समझ जाएंगे, क्योंकि वो लगभग 1-1.5 साल पहले ही वो स्कीम स्टार्ट हुई है। तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिए आप। फिर अनुच्छेद 43B, ये भी क्या किया गया है, संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। यह क्या कहता है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अर्थात क्या होता है कि इसको 97 संविधान संशोधन के माध्यम से 43B को जोड़ा गया। अब क्या कर सकते हो आप, सहकारी समिति बनाने का, आपको स्वैच्छिक गठन करने का अधिकार। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ प्रावधान करेगी, है ना, आपको प्रोत्साहित करेगी। आप इसका स्वायत्त संचालन कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर बाउंडेशन नहीं होगा। लोकतांत्रिक निमंत्रण मतलब कोई भी स्वैच्छिक रूप से आपके संगठन में शामिल हो सकता है, और किसी प्रकार का आपको व्यावसायिक कार्य करना है तो आप उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो यह होता है दोस्तों अनुच्छेद 43B। चलिए यहाँ तक हमने देखा। फिर हम लोग आते हैं अनुच्छेद 44, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट के सिनारियो के हिसाब से। वो कैसे, हम देखते हैं इसे। अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि भारत के जो भी नागरिक हैं उनके लिए केवल एक और एक कानून हो। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए एक कानून काम कर रहा है और दूसरे कुछ लोगों के लिए दूसरा कानून, या फिर वो कानून उनके लिए प्रभावी है ही नहीं। जैसे कि कुछ धर्मों में, मुख्य रूप से हमारे यहाँ 4-5 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ऐसा ना हो कि मान लीजिए कोई भी सरकार कुछ नियम बनाती है, कुछ कानून बनाती है, तो वो एक पर्टिकुलर धर्म पर लागू हो और दूसरे धर्म पर अप्लाई ना हो। तो ऐसे असमानताओं को खत्म करने के लिए ये कहा गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा कि आपको एक सिविल, एक कोड का निर्माण करना है जो सबके लिए समान रूप से लागू हो। रहने के लिए दोस्तों बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, ये समझिए कि आधे घंटे का इसमें एक लेक्चर बनाया जा सकता है। अभी आप इतना ही याद रखिए, समान सिविल संहिता। अच्छा, ये वर्तमान में इसलिए बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा में है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इसे अभी लागू किया है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक तो गोवा में चल रहा था, गोवा में भी समान सिविल संहिता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत नहीं है ना। दूसरा, जो उत्तराखंड में लागू किया गया है वो वर्तमान में ही लागू किया गया है ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ है, तो उसको आपको याद रखना है। फिर आता है अनुच्छेद 45।
यह कहता है कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। यानी कि जब मूल संविधान बना था तब अनुच्छेद 45 में ये लिखा गया था, है ना। राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। लेकिन इसको क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से ना, जो अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बालकों के लिए लिखा था, इसको क्या किया गया, मूल अधिकार बना दिया गया, है ना। और इसको क्या किया गया, इसको अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बनाया गया और ये कहा गया कि राज्य अब 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। लेकिन जब इसको अनुच्छेद 45 से हटाकर मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया तो अनुच्छेद 45 में एक प्रावधान को स्थापित किया गया, प्रतिस्थापित किया गया, और वो कि राज्य अब प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। आपने देखा होगा कि इसी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या होता है, आंगनबाड़ी बनाए जाते हैं, है ना। जो कि प्रारंभिक अवस्था में, जो बाल्यावस्था में उनका केयर जो हो सके, दूसरा उनको शिक्षा भी मिल सके, जो घर में लेते उससे अच्छा आंगनबाड़ी में जा कर के वो एक शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमने इसके जस्ट पहले मौलिक अधिकार में भी हमने देखा था 21A को, है ना। तो ये कहता है कि इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक निदेशक तत्व को स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया गया और इसके स्थान पर नया जो वर्तमान में है अनुच्छेद को प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी ये जो प्रावधान है ये कब जोड़ा गया है दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया है। इसके पहले ये 14 वर्ष वाली व्यवस्था इसमें थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। एंड देन इसके बाद 46 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच में कुछ मौलिक अंतर हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज के सेशन में हम आपके लिए मेंस का क्वेश्चन जो नहीं ऐड कर पाए हैं उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट सेशन में हम उसको ऐड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।